साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO विवाद समिति ने भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली चीनी निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध निर्णय दिया है। तो पूरा मामला देखने क्या है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने शिकायत की थी कि भारत द्वारा गन्ना उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुमत सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त भारत चीनी मिलों को निषिद्ध निर्यात सब्सिडी भी प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप ये जो विश्व व्यापार संगठन की विवाद समिति है, इसने अपने निष्कर्ष में यह पाया कि भारत कृषि पर समझौते, ये शॉर्ट में आप AOA कह सकते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत अपने दायित्वों के असंगत रूप से कार्य कर रहा है। ध्यातव्य है कि जो AOA है अर्थात कृषि पर समझौता है, यह घरेलू समर्थन, निर्यात सब्सिडी और बाजार पहुंच के क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रदत्त समर्थन एवं सुरक्षा को कम करने के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धता प्रदान करता है। चूंकि गन्ना उत्पादकों की बात हो रही है, तो गन्ना उत्पादकों को घरेलू समर्थन जो है वह उचित और लाभकारी मूल्य, जिसे शॉर्ट में FRP कहते हैं, राज्य परामर्शी मूल्य SAP तथा राज्य स्तरीय प्रोत्साहन आदि जैसे उपायों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। FRP क्या होता है? उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने का। तो यह FRP के लिए गन्ना उत्पादकों को अनिवार्य न्यूनतम मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जबकि राज्य परामर्शी मूल्य SAP उत्पादकों के लिए राज्य विशिष्ट अनिवार्य न्यूनतम मूल्य है। गन्ना उत्पादकों के लिए भारत की निर्यात सब्सिडी में उत्पादन सहायता योजना, बफर स्टॉक योजना और विपणन एवं परिवहन योजना शामिल है। भारत ने WTO के समक्ष यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि समर्थन बड़े पैमाने पर छोटे और सीमांत किसानों को दिया गया था तथा यह WTO में उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप था। यदि हम लोग कृषि पर समझौते AOA के बारे में बात करें, तो इसके अनुसार घरेलू समर्थन न्यूनतम स्तर से अधिक ये जो घरेलू समर्थन न्यूनतम है, घरेलू समर्थन ये न्यूनतम स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम स्तर क्या होगा? तो न्यूनतम स्तर जो है विकसित देशों के लिए उत्पादन के मूल्य का 5% तथा भारत जैसे विकासशील देशों के लिए 10% तक है। इसके अलावा जो कृषि पर समझौते AOA है और इसके अतिरिक्त सब्सिडी तथा प्रतिकारी काउंटर विलिंग उपायों पर समझौते के तहत WTO के सदस्यों से निर्यात सब्सिडी कई कृषि उत्पादों हेतु प्रतिबंधित है। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2022 से प्रभावी होने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अर्थात NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA ढांचे का अनावरण किया है। तो इसके बारे में बात करें, यह जो कदम है पिछले कुछ वर्षों में IL&FS, DHFL, श्रेय समूह और रिलायंस कैपिटल जैसी बड़ी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के वित्तीय संकट में पड़ने के कारण उठाया गया है। यदि हम बात करें कि NBFC होती क्या है, तो NBFC ऐसी संस्थाएं होती हैं जो बैंक सदृश तथा कुछ अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, किंतु इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। PCA अर्थात त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा इस क्षेत्र पर लागू होने वाले पर्यवेक्षी साधनों को मजबूत करेगा, क्योंकि जो NBFC हैं इनका वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ पर्याप्त अंतर संबंध है। यह उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है, साथ ही पर्यवेक्षित इकाई को समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक उपाय शुरू करने की आवश्यकता पर बल देता है ताकि उस इकाई के वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके। RBI ने वर्ष 2002 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ये जो PCA है अर्थात प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की शुरुआत की थी। RBI 3 संकेतकों को ट्रैक करेगा। पहला, जोखिम भारित अस्थियों की तुलना में पूंजी अनुपात अर्थात CRAR। दूसरा, टियर 1 अनुपात और तीसरा, निवल गैर निष्पादित अस्थियां अर्थात NNPA, जिनमें गैर निष्पादित निवेश भी शामिल हैं। टियर 1 की बात करें तो टियर 1 पूंजी जो है ये बैंक की उच्चतम गुणवत्ता वाली पूंजी होती है, क्योंकि यह घाटे को संतुलित करने के लिए पूर्णतया उपलब्ध होती है। उपर्युक्त संकेतकों के तहत 3 जोखिम सीमाओं में से
किसी एक के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जो पीसीए है अर्थात त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई लागू किया जा सकता है। यदि लगातार 4 तिमाही के वित्तीय विवरणों में जोखिम सीमा का कोई उल्लंघन नहीं देखा जाता है तो पीसीए प्रतिबंध वापस ले लिया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को 3-4 जो 4 धाम राजमार्ग हैं उसके 3-4 धाम राजमार्गों को चौड़ा करने की अनुमति प्रदान की है। तो देखते हैं इसके बारे में। उच्चतम न्यायालय ने भारत चीन सीमा पर त्वरित सैन्य तैनाती के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले 3 राजमार्गों को चौड़ा करने के सरकार के अधिदेश को यथावत रखा है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में अनुमोदित 5.5 मीटर चौड़ी सड़क की बजाय अब केंद्र को 10 मीटर चौड़ी पक्की सड़कों के निर्माण की अनुमति दी है। उच्चतम न्यायालय ने एक पर्यवेक्षण समिति न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता में इसका भी गठन किया है। एक पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ए.के. सीकरी। यह समिति उच्चतम न्यायालय की उच्च अधिकार प्राप्त समिति एचपीसी द्वारा अनुशंसित उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गठित की गई है। अब जिन 3 राजमार्गों की बात हुई है उन 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को देखें कौन कौन से हैं। तो पहला है ऋषिकेश से माड़ा, दूसरा ऋषिकेश से गंगोत्री और तीसरा है टनकपुर से पिथौरागढ़। ये राजमार्ग भारत चीन सीमा की ओर जाने वाली सामरिक फीडर सड़कों के रूप में कार्य करते हैं। ये 4 धाम राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य जो 4 धाम राजमार्ग परियोजना इस परियोजना का उद्देश्य है उत्तराखंड के 4 पवित्र शहरों कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। वर्ष 2018 में हिमालयी पारिस्थितिकी पर CDHP अर्थात 4 धाम राजमार्ग परियोजना के संभावित प्रभाव के मुद्दे पर एक गैर सरकारी संगठन द्वारा इसे चुनौती दी गई थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणविद रवि चोपड़ा के नेतृत्व में एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया था। इसने पहाड़ी सड़कों के लिए आदर्श चौड़ाई के मुद्दे पर सदस्यों के असहमत होने के बाद 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रक्षा मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की थी। इसमें 10 मीटर चौड़ाई वाले डबल लेन कैरिज वे के निर्माण की अनुमति देने के लिए आग्रह किया गया था। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा खाद्य एवं कृषि के लिए विश्व की भूमि और जल संसाधनों की स्थिति, यह शॉर्ट में हम लोग शोला कह सकते हैं, SOLAW 2021 रिपोर्ट जारी की गई। देखिए, रिपोर्ट का उद्देश्य वैश्विक खाद्य प्रणालियों में कृषि के लिए निहितार्थ का मूल्यांकन करना और भूमि एवं जल की संयुक्त भूमिका को परिवर्तित करने में सहायक समाधानों पर सुझाव देना है। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं यदि उनकी बात करें तो विश्व की भूमि, मृदा और जल संसाधनों पर सबसे अधिक दबाव कृषि का है। विश्व की भूमि, मृदा और जल संसाधनों पर सबसे अधिक दबाव किसका है? कृषि का है। दूसरा पॉइंट, जलवायु परिवर्तन से वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होने तथा वर्षा की मात्रा और वितरण में परिवर्तन की संभावना है। इससे भूमि या फसल की उपयुक्तता में परिवर्तन और नदी के प्रवाह एवं भूजल पुनर्भरण में भी बदलाव हो सकता है। तीसरा पॉइंट, लगभग 1/3 वर्षा आधारित फसल भूमि और लगभग आधी सिंचित भूमि मानव प्रेरित भूमि क्षरण से प्रभावित है। उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया में 60% से अधिक सिंचित क्षेत्र का क्षरण हो गया है। बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक जोत कृषि भूमि उपयोग पर प्रभावी है। इससे कई लाख लघु जोत धारक ऐसी भूमि पर निर्वाह कृषि के लिए विवश हो रहे हैं जो क्षरण और जल की कमी के प्रति अति संवेदनशील हैं। फसलों और पशुपालन के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि भूमि वर्ष 2000 तथा वर्ष 2017 के मध्य 20% घट करके वर्ष 2017 में मात्र 0.19 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति हो गई थी। जो सिफारिशें की गई हैं उन सिफारिशों की यदि बात करें इस रिपोर्ट में तो पहला है भूमि और जल के लिए अधिक समावेशी एवं अनुकूल प्रणाली होनी चाहिए। दूसरा, सभी स्तरों पर एकीकृत समाधान लागू करने की योजना निर्मित करने की आवश्यकता है, जैसे सतत भूमि या मृदा प्रबंधन। जलवायु अनुकूल भूमि प्रबंधन को शामिल करना चाहिए जो मृदा और जल की प्रक्रियाओं में बदलाव के प्रति सुसंगत हो। आगे हम लोग बात कर लेते हैं
अगला है यूरोपीय संघ के विधि निर्माताओं ने बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए ऑनलाइन कंटेंट पर नियम जारी किए हैं। तो देखिए, इन नियमों की सहायता से दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों जैसे कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल आदि द्वारा कंटेंट को प्रबंधित करने के तरीकों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नए नियमों के अनुसार या नए नियमों के प्रमुख प्रावधानों में आवश्यकों के लिए लक्षित विज्ञापनों को कम करना शामिल है। साथ ही डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न ट्रिक्स जैसे कि ध्यानाकर्षण का प्रयास और या भ्रामक तकनीक का कंपनियों द्वारा उपयोगकर्ताओं को उन क्रियाकलापों को करने हेतु प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें करने की उनकी इच्छा नहीं होती है। तो इन पर भी रोक है। ये लोगों और व्यवसायों पर अत्यधिक निर्भर है। इन दिग्गज प्रौद्योगिकियों, ये जो प्रौद्योगिकियां हैं, इन दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों की कार्यप्रणाली में गोपनीयता, सुरक्षा, अविश्वास आदि जैसे कई मुद्दे प्रकट हुए हैं। इनमें उपयोगकर्ताओं की धारणा को आकार देने की पर्याप्त शक्ति विद्यमान है। ऑनलाइन स्पेस का पुनरुद्धार करने के राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करते हुए यूरोपीय संघ ने पारदर्शी और जवाबदेह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए 2 प्रमुख नियम प्रस्तुत किए हैं। पहला, सुरक्षित डिजिटल स्पेस निर्मित करने, उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और प्रौद्योगिकी कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु डिजिटल सर्विस एक्ट लागू किया जाएगा। दूसरा, दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए डिजिटल गेटकीपर के रूप में तथा नवाचार, विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु एक समान अवसर स्थापित करने के लिए डिजिटल मार्केट एक्ट लागू किया जाएगा। भारत में की गई जो पहले हैं इसके संबंध में, तो इसमें पहला है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। दूसरा है डिजिटल कॉमर्स फॉर ओपन नेटवर्क ONDC आदि। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात CPSE में विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये दिशा निर्देश नई सार्वजनिक उपक्रम नीति को लागू करने के लिए गैर रणनीतिक CPSE अर्थात गैर रणनीतिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण, विलय, बंद या सहायकीकरण सब्सिडाइजेशन के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इसके जो प्रमुख प्रावधान उनकी बात करें तो ये दिशा निर्देश नई सार्वजनिक उपक्रम नीति को लागू करने के लिए गैर रणनीतिक CPSE के अर्थात गैर रणनीतिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण, विलय, बंद या सहायकीकरण के उद्देश्य से जारी किए गए। ये 2 बार हो गया। इसके जो प्रमुख प्रावधान है, सार्वजनिक उद्यम विभाग गैर रणनीतिक क्षेत्रों में बंद या निजीकरण के लिए CPSE की पहचान करेगा अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पहचान करेगा। साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा। एक बार स्वीकृति मिलने के बाद विनिवेश या उद्यमों को बंद करने की प्रक्रिया 7 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। तो ये 7 महीने, ये फैक्ट याद रखिएगा। विनिवेश आमतौर पर किसी परिसंपत्ति या उसकी सहायक इकाई को रणनीतिक उपाय के रूप में या संसाधन जुटाने की प्रक्रिया स्वरूप बेचने या परिसमापन को संदर्भित करता है। तो विनिवेश क्या है ये बता दिया गया। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करना, प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन लागू करना तथा स्वामित्व की विस्तारित हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना, ये इसके उद्देश्य हैं। हिस्सेदारी के विक्रय के प्रतिशत के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। पहला, अल्पांश विनिवेश। तो इसमें क्या होता है, सरकार की अधिक हिस्सेदारी, मतलब 51% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की होती है और प्रबंधन पर नियंत्रण बना रहता है। उदाहरण के लिए ONGC लिमिटेड। रणनीतिक विनिवेश क्या होता है? इसमें प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ साथ सरकारी अंशधारिता के 50% या उससे भी अधिक हिस्से की बिक्री। उदाहरण के लिए BPCL की योजनाबद्ध बिक्री। पूर्ण विनिवेश में क्या होता है, अधिक हिस्सेदारी का भी विनिवेश, जहां कंपनी का 100% नियंत्रण क्रेता को दे दिया जाता है, जैसे एयर इंडिया की हालिया बिक्री। यहाँ पे इस नीति के तहत जो रणनीतिक क्षेत्र है उनकी बात करें तो इसमें बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष और रक्षा है, परिवहन और दूरसंचार, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के लिए फरवरी 2021 में अधिसूचित नई नीति ने CPSE अर्थात
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कुछ CPSE केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को छूट प्रदान की गई है जो अलाभकारी प्रकृति के हैं या सुबेद और कमजोर वर्गों का समर्थन करते हैं। आगे चलते हैं, अब सुर्खियों में रही चीजों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स के बारे में या थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के बारे में। तो देखिए, खनिज ईंधन और विद्युत के साथ साथ तेल एवं गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण नवंबर में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जो है वो 14.23% के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। WPI थोक स्तर पर अर्थात फैक्ट्री गेट या मंडी स्तर पर वस्तुओं के औसत मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो WPI है यह सेवाओं के मूल्य को शामिल नहीं करता है। WPI केवल आधार मूल्य अर्थात बेस प्राइस की ही गणना करता है। इसमें कर, छूट या व्यापार छूट, परिवहन और अन्य शुल्क शामिल नहीं होते हैं। 697 मदों की एक बास्केट के थोक मूल्यों के आधार पर ही इसे 3 समूहों कौन कौन से प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और विद्युत तथा विनिर्मित उत्पाद के तहत वर्गीकृत किया गया है। जारीकर्ता कौन है इसका? तो आर्थिक सलाहकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। आधार वर्ष क्या है? तो वर्ष 2011-12, 2017 में इसको संशोधित किया गया था, तो 2011-12 है। आगे चलते हैं, अगला है खाद्य पदार्थों पर उनकी निर्माण सामग्री की जानकारी का प्रकटीकरण। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि खाद्य निर्माता किसी भी खाद्य वस्तु के निर्माण की सभी सामग्रियों को संपूर्ण प्रकटीकरण करेंगे। वर्तमान में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI निर्माताओं को यह घोषणा करने से छूट प्रदान करता है यदि किसी खाद्य पदार्थ में मिश्रित सामग्री खाद्य पदार्थ की कुल मात्रा के 5% से कम है। न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि इससे खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता से छल किया जाता है, विशेष रूप से जो सख्त शाकाहार की इच्छा रखते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लॉग फॉर सेल। लॉग फॉर सेल क्या है? तो लॉग फॉर सेल को अब तक खोजी गई सबसे निम्न स्तरीय साइबर सुरक्षा त्रुटियों में से एक के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। तो ये क्या है? लॉग फॉर सेल एक साइबर सुरक्षा त्रुटि है। इससे जुड़ी सुभेद्यता एक ओपन सोर्स लर्निंग लाइब्रेरी पर आधारित है। इसका उपयोग उद्यमों और यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिकांश एप्लीकेशन में किया जाता है। इस सुभेद्यता का उपयोग करके हैकर्स किसी एप्लीकेशन तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और संभावित रूप से किसी डिवाइस या सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का संचालन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल ने चांदी के नैनो मटेरियल्स निर्मित करने हेतु प्रक्रिया विकसित की है। तो देखते हैं, नैनो आकार के कणों के रूप में मौजूद चांदी में रोगाणुरोधी गुण होते हैं। ये नैनो कण सिंगलेट ऑक्सीजन स्पीसीज उत्पन्न करते हैं। ये स्पीसीज रोगाणुओं के कोशिकीय दबाव को बढ़ाते हैं और परिणाम स्वरूप उनकी कोशिका झिल्ली को अचानक से खोलते हैं एवं बाधित करते हैं। इससे कोशिकाओं से प्रोटीन का रिसाव होता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। शोधकर्ताओं ने सिल्वर नाइट्रेट जो है, जो चुनावी स्याही होता है उसका मुख्य घटक है, सिल्वर नाइट्रेट को अमीनो अम्ल व टायरोसिन के साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न की ताकि चांदी के नैनो मटेरियल्स का उत्पादन किया जा सके। टायरोसिन मांस, डेयरी उत्पाद, नट्स और फलियों सहित कई खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। आगे चलते हैं, अगला है भू परीक्षक के बारे में। तो देखिए, भू परीक्षक क्या है? यह एक पोर्टेबल मृदा परीक्षण उपकरण है। इसे IIT कानपुर द्वारा विकसित किया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस भू परीक्षक को किसने विकसित किया? IIT कानपुर ने। यह एक अंतर्निहित मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग से केवल 90 सेकंड में मृदा के स्वास्थ्य का पता लगा सकता है। यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए प्रतिरक्षा की लंबी प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयास करता है। त्वरित मृदा परीक्षण उपकरण उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा के साथ साथ मृदा स्वास्थ्य मानकों को प्राप्त करने में प्रत्येक किसान की सहायता करेगा। इसके द्वारा मृदा के 6 मापदंडों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बनिक कार्बन, मृतिका सामग्री और धनायन विनिमय क्षमता का पता लगाया जा सकता है। देखिए, आगे चलते हैं, शुद्ध शून्य ऊर्जा भवनों के लिए जीरो लेवलिंग। तो ऊर्जा भवनों के लिए जीरो लेवलिंग मतलब NZEB। तो हाल ही में
NZEB अर्थात ऊर्जा भवनों के लिए जीरो लेवलिंग और नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग के लिए शून्य कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ये जो NZEB है ये अत्यल्प मतलब अत्यधिक कम ऊर्जा मांग वाली अत्यधिक कुशल इमारतें हैं। एक वर्ष में एक इमारत में खपत की गई कुल ऊर्जा को कुल निर्मित क्षेत्र से विभाजित कर प्राप्त किए गए एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर इसे शून्य लेवल प्रदान किया जाता है या 0+ लेवल प्रदान किया जाएगा। यह ऊर्जा कुशल भवनों के निर्माण और इसे NZEB या NPEB अर्थात आपका ऊर्जा भवनों के लिए जीरो लेवलिंग या नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग बनाने और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आगे चलते हैं, अगला है छठा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS के बारे में। तो देखिए IWIS अर्थात भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का विषय क्या रहा है? नदी संसाधन आवंटन, क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन और प्रबंधन, रिवर रिसोर्सेस एलोकेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एट द रीजनल लेवल था। इसके परिणाम क्या निकले? पहला, गंगा नदी के लिए क्षेत्रीय स्तर के दृष्टिकोण को अपनाया गया था तथा गंगा कायाकल्प पर ध्यान केंद्रित करते हुए गंगा नदी बेसिन को वर्गीकृत किया गया था। दूसरा, नदी एटलस, उत्तराखंड नदी एटलस, अलकनंदा और भागीरथी नदी बेसिन एटलस, यमुना नदी बेसिन एटलस तथा समर्थ गंगा रिपोर्ट, ये इससे संबंधित नदी एटलस है। चमड़ा व्यापार सूचना पोर्टल, ये क्या है? एक समाधान उन्मुख साधन है जो चर्म शोधन कारखानों को उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन का स्वमूल्यांकन करने में मदद करेगा। आगे चलते हैं, कुछ चर्चित स्थानों की बात करें साइबेरिया की। सबसे पहले तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने रूसी शहर बेरखोयांस्क में उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। ये स्थान कहाँ पे? ये इसमें रूस और उत्तरी कजाकिस्तान के विशाल क्षेत्र तथा संपूर्ण उत्तरी एशिया शामिल है। यह पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में प्रशांत महासागर तक और आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर उत्तर मध्य कजाकिस्तान की पहाड़ियों, मंगोलिया तथा चीन की सीमाओं तक फैला हुआ है। भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं पश्चिमी साइबेरिया पठार और मध्य साइबेरिया पठार हैं। जलवायु अधिकतर उप आर्कटिक जलवायु। पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत, अल्ताई पर्वत और बेरखोयांस्क रेंज। क्लाई चेवेस्काया शोपाका, ये क्या है? ये कम चटका प्रायद्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है और उसकी ये उच्चतम बिंदु है। झील कौन सी यहाँ पे? तो बैकाल झील, ये जो कि विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। नदियां कौन सी हैं? यहाँ पर ओब नदी है जो कि विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है और इसके अतिरिक्त एनसी और लीना नदियां हैं। आगे बात कर लेते हैं चुमार और डेमचोक जो कि लद्दाख में है। देखिए, सरकार ने सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत 14,708 सीमावर्ती गांवों में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है। स्थानीय कहाँ पे है? ये दोनों दक्षिण पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जीरो बॉर्डर वाले गांव हैं। यहाँ हाल ही के दिनों में चीनी आक्रामकता की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।